नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पूनिया है। आज हम मथुरा इलाके में हैं और मथुरा के देहात में हम आए हैं। मथुरा के देहात में ये बाजना का इलाका है, माठ विधानसभा में पड़ता है। हमारे साथ कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं। इन किसानों से हम जानेंगे कि इस इलाके की जो पूरी जो राजनीति है वो क्या चल रही इस समय में, और जो समाज है इस इलाके का, ब्रिज ये इलाका पड़ता है, तो ब्रिज का जो समाज है वो किस तरीके से इस समय चुनाव में अपने आप को पा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम जी नत्थीलाल पाठक है और मैं पेशे से किसान हूँ और यहीं एक गांव सद्दीकपुर है, वहाँ का रहने वाला हूँ जी। तो पाठक साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये इलाका है, इस इलाके को, ब्रिज को एक बार आप समझा दें तो थोड़ा आसानी होगी दर्शकों को भी, जो आगे सवाल जवाब होंगे। वैसे मैं प्रशासन दृष्टि से बताता हूँ, मथुरा ज़िला 5 विधानसभा क्षेत्र हैं इसमें और लगभग 5 तहसील हैं और ये जो है एक नगर निगम है, एक नगर पालिका है और 13 नगर पंचायतें हैं। करीब 850 के लगभग गांव हैं। हमारी माठ विधानसभा क्षेत्र है, इसमें 3.5 लाख लगभग मतदाता हैं। ये माठ विधानसभा क्षेत्र ऐसा विशेषकर किसान बहुल क्षेत्र है ये, और यहाँ की मुख्य जो व्यवसाय है वो खेती पर ही निर्भर है। यहाँ खेती विशेषकर रबी और ये जो खरीफ दोनों ही होती हैं। खरीफ में ज़्यादातर धान और बाजरा और धान विशेषकर यहाँ होता है, और रबी में गेहूँ, सरसों और विशेषकर आलू का भी ये क्षेत्र रहा है। तो जैसे जब बाजना की बात आती है तो आंदोलनों का जिक्र उठ पड़ता है, चाहे वैसे भूमि अधिग्रहण का मामला हो या फिर जो एक्सप्रेसवे निकला इसका, इससे पहले भी किसान आंदोलन यहाँ पर हुए आज़ादी के समय भी। तो आप इस इलाके का एक बार आप मोटा मोटा बता दें कि इस आंदोलन पर किस तरीके के आंदोलन का असर रहा और किस तरीके से इस आंदोलन की सामाजिक राजनीतिक चेतना को सेहत मिली। ये हमारा जो क्षेत्र है विशेषकर ये जो नौवारी नरवारी क्षेत्र कहा जाता है, घार की दृष्टि से देखें तो इस क्षेत्र में जब आज़ादी के आंदोलन हुआ तो उस समय भी यहाँ के किसानों ने जो साखियाँ होती हैं ना किसानों पे, उन्हें लेके अंग्रेज़ों से ज़बरदस्त सशक्त संघर्ष किया। एक जगह है ये सुल्तानपुर, और वहाँ आज भी हमारा स्मारक बना हुआ है भावले बाबा के नाम से। वहाँ हमारे किसान शहीद हुए और रात में हमने जो है अंग्रेज़ों को, यहाँ के किसानों ने जमुना पार खदेड़ दिया। उसमें अंग्रेज़ अफसर भी मारे गए और हमारे किसान भी मारे गए। यहाँ आंदोलन चेतना पहले से ही रही है। कोई भी आंदोलन रहा हो, पहले चाहे अंग्रेज़ों से खिलाफ रहा हो और चाहे जमींदारों के खिलाफ रहा हो, ये जो है सजग रहा है क्षेत्र। अब ये यमुना एक्सप्रेस निकला, इससे पहले बिजली पर बहुत आंदोलन हुए और आज हम बिजली के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में काफ़ी बिजली घर बने किसानों के आंदोलनों के द्वारा, और काफ़ी संघर्ष रहा तो बड़े बड़े बिजली घर लिए। बिजली में आज हम ये क्षेत्र जो है अपने को सही सलामत मानता है। जब यमुना एक्सप्रेस वे निकला तो यहाँ ने जो हमारी ज़मीनों को बहुत सस्ते दाम पर सरकार लूट रही थी और कोई वो नहीं मिल रहा था, तो यहाँ के किसानों ने पहले तो जो ज़मीन ले रहे थे उसके खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन किया और प्रशासन को झुकना पड़ा। उसके बाद लगातार आंदोलन हुए और प्रशासन झुक के फिर उसके बाद समझौता हुआ, फिर वो समझौता नहीं मना, फिर लगातार ज़बरदस्त आंदोलन हुआ और इतना उग्र हो गया तो उसमें सरकार के द्वारा गोली चलवाई गई और हमारा एक किसान शहीद हुआ और ज़्यादातर बहुत किसान घायल हुए। उसके बाद जब यहाँ किसानों को पर्याप्त मुआवजा उस समय उस सरकार ने तय किया, दिया गया। उसके बाद जो भूमि अधिग्रहण कानून है, इसी के आंदोलन का असर था उस पर। यहाँ जो राजनीतिक पार्टी थे उनके नेता भी आए थे। उस समय कांग्रेस की केंद्र में सत्ता थी तो यहाँ राहुल गांधी आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि हम भूमि अधिग्रहण। चौधरी अजीत सिंह का ये विशेषकर क्षेत्र रहा है, उसका रहा है, तो वह भी भूमि अधिग्रहण उसके पक्षधर थे। कानून जो लाए 2013 में जब नागरिक उड्डयन मंत्री थे। उसके बाद बहुत से ये थे, सब लोग आए और सबकी राय बनी तो संसद में भूमि अधिग्रहण ये किसान के दबाव में हुआ। जो 2013 का जो कानून है भूमि अधिग्रहण
पुराना अंग्रेजों का कानून बदला गया। जी। तो एक अभी जो मौके पे किसान आंदोलन भी हुआ, उस किसान आंदोलन का भी कोई इस इलाके पे असर रहा? वह किसान आंदोलन को आज इतनी मेहरबानी है कि वह किसान आंदोलन से पहले 13 महीना से पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी या सरकार के खिलाफ कछु बोलने को तैयार ना आई। इतने दबाव में ऐसे लगाई कि अगर हम बोले तो तुरंत जेल चले जाएंगे। जैसे ही वहाँ किसान आंदोलन वहाँ चलो, 13 महीना चलो, तो लोग महसूस करने लगे कि कछु सही कि किसान आंदोलन ही हमें बचा सके। वहाँ को एक परिणाम गयो कि एक हाथरस में एक रेप भयो, जहाँ में जयंत चौधरी गए और वहाँ को विरोध करवे के लिए, तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज करो, पर फिर कोई जनता वहाँ बोलने को तैयार नहीं। आज स्थिति ये है कि किसान आंदोलन की मेहरबानी की है कि आज हर किसान सरकार को विरोध करने के लिए तैयार है। तो ये जो इलाका है माट विधानसभा, इससे भी किसान उस आंदोलन में शरीक हुए, तो क्या इस जब चुनाव होने वाला है अब, तो इस चुनाव पे असर रहेगा उसका? हाँ, वहाँ को असर इतना रहेगा कि किसान आंदोलन को इतना जितने महीना आंदोलन चले हुए तो यहाँ पे कुछ न कुछ जाते रहे हो, चाहे पैसा के रूप में जाओ, चाहे अनाज के रूप में जाओ, चाहे दूध के रूप में जाओ। यहाँ नज़दीक जो गांव है, एक एक गांव ऐसा हो जिन्हें 4-4 लाख रुपया हुआ के गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचाया हुआ है। और सदी जैसे पारसोली गांव है, बड़ो गांव है, वहाँ की 4-5 हज़ार की लगभग आबादी है, जाट बाहुल क्षेत्र है, किसानी भी उनको मुख्य रूप से व्यवसाय है। तो उन्होंने जैसे 4 लाख पहुँचाया सदीकपुर गाँव में। तमाम कोई गाँव ऐसा ना बचो जहाँ उगाई है कि जो खेती करेगा लोग ने उगाए के वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर न पहुँचाया हो। जी, आप भी इस आंदोलन में शरीक रहे, मैंने आपको देखा गाजीपुर बॉर्डर पे भी, और आपको क्या समझ में आया कि जो यहाँ के किसान हैं उनमें किस तरीके का रुझान है, किस तरीके की चेतना है? मैं कई दिन एक हफ्ते रहा हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। उस किसान आंदोलन से हमको ये सबक मिला है और एक हिम्मत बनी है कि आंदोलनों से भी मंजिल आसान हो जाती है और अपनी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। और 13 महीने के बाद में हमारी बात सरकार को माननी पड़ी। नहीं, कई बार हम ये सोचते थे कि 4-4 दिन हम अपना पैसा बर्बाद करते हैं और शरीर को भी ख़राब करते हैं, लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कुछ नहीं होता है। एक दो बार टीवी पर आ जाता है कि कोई 4 लाइन पेपर में आ जाती हैं। तो हमको काफ़ी जान मिली है उस आंदोलन से। और मैं जो 13 महीने में कम से कम वहाँ 20 बार गया हूँ, एक हफ्ते रहा हूँ। जो मुद्दे हैं किसानों के इस इलाके में, मुख्यतः कौन से मुद्दे किसानों के यहाँ रहते हैं, किस तरीके की समस्याएं रहती हैं, और उसके लिए क्या यहाँ पर राजनीतिक बातचीत भी होती है? जो पार्टियाँ आती हैं, जो चुनाव लड़ती हैं, चाहे वो गठबंधन की में रालोद हों, मुलायम के बेटे अखिलेश हों, या फिर बीजेपी हो, क्या वो बात कर पा रहे हैं उस तरीके से जो मुद्दे हैं यहाँ पर? मुद्दे सिर्फ ये हैं यहाँ, बेरोजगारी सबसे पहले। जो बच्चे थे वो अपने उम्र से ओवर हो गए। हाँ, यहाँ मैंने देखा कि गांव-गांव में आर्मी के जो बच्चे हैं रेस मारते हैं, और वो एक समस्या है, वो हमने उस पर कवर भी किया। तो ये इस इलाके से भी बहुत ज़्यादा आर्मी में भी लोग जाते हैं, पहुँच जाते हैं, तो वो बच्चे सब बेकार हो गए। तो उनसे जो बच्चे हैं इस बीजेपी से सख्त नाराज़ हैं। इसीलिए हम सरकार में परिवर्तन चाहते हैं कि ये सरकार निकल जाए, दूसरी सरकार कोई आए। आप युवा हैं, तो इलाके में युवाओं के बीच में क्या किस तरीके का विचार रहता है, क्या बातचीत रहती है राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर? सबसे पहले तो यहाँ पे राजनीतिक और उसकी तो बात ही नहीं। सबसे पहले युवा सोचता है कि हमें हमारा कैरियर कैसे बने, हमें नौकरी मिलनी चाहिए, कैसे भी मिले। जो भी सरकार आएगी वो युवा देखेगा कि ये सरकार आ रही है तो हमें शायद इसमें नौकरी मिल जाए अच्छी तरह से। अच्छी जो मेहनत हम कर रहे हैं, जो मेहनत करते हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ पे सरकार नौकरी नहीं देती है। 2-2 साल हो जाते हैं, नौकरियाँ नहीं निकलती हैं, ओवर एज हो जाते हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा हमारे क्षेत्र में, जो हम किसान के बच्चे हैं, किसान के बच्चे ज़्यादातर नेवी में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, बस यही है। और ज़्यादा बड़ी नौकरियाँ नहीं है, यही बहुत टाइम से लेट निकलती हैं। और इसमें क्या है कि बहुत सी कोर्ट में चली जाते हैं, पेपर आउट हो जाता है। ऐसी कोई सी भर्ती नहीं है जिसमें पेपर आउट ना हुआ हो, बहुत सारी भर्तियां हैं, अभी कोर्ट में भी विचाराधीन है। तो इन सब से लेके युवा थोड़ा सा सरकारों के प्रति अपना अच्छा रवैया नहीं रख रहा। यही एक कसमकस में है कि अब मान लीजिए हम इस सरकार को वोट दें तो ये आगे जाके हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी पैदा करे। तो यही है अभी सबसे मेन मुद्दा। एक
जब सरकार के विज्ञापन हम देखते हैं तो उसमें विकास की बहुत बात होती है। तो जो आपका ब्रिज इलाका है, मथुरा इलाका है, इसमें आपको विकास का क्या आपका रवैया वो नज़रिया है, आपको कितना देख पा रहे हैं विकास? मैं अपने काम की बताऊँ, मैं पाटसोली का रहने वाला हूँ। जब मैं पाटसोली जाता हूँ, जब अच्छी बरसात हो जाए, कोई भी बरसात हल्की बूंदाबांदी हो जाए, तो हम पैदल नहीं निकल सकते गांव के लिए। मेरे गांव के लिए 3 रोड हैं जो पाटसोली को जोड़ते हैं, और पाटसोली को जोड़ने वाले रोड जब बारिश हो जाए तो आप उसमें पैदल नहीं निकल सकते हो। हमें जो पेंटन ऊपर चढ़ा के उसमें पैदल निकलना पड़ता है। हम विकास की बात करें, आप नौजील से लेकर बाजना तक आए हो तो आपने देखा होगा गैल में बहुत ज़्यादा खड्डे हैं। और मैं बताऊं, बाजना से एक मानागढ़ी के लिए सड़क जाती है, और मानागढ़ी जो गांव है जो हमारे यहाँ की सांसद हैं वर्तमान में, उनका गोद लिया हुआ गांव है। उस सड़क पर आप निकल के जाओगे तो एक हाथ के खड्डे हैं, और उन खड्डों में बारिश का पानी भर जाता है, तो रोज़ एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पर। मैं युवा हूँ, मैंने BEd MA कर रखा है, तो अब मैं पेपर दे के आया यूपी टेट का। तो यूपी टेट का पेपर दे रहा था, 1 घंटे बाद सुना के पेपर आउट हो गया। तो पेपर आउट हो जाने के बाद हमको निराश लौटना पड़ा सभी को। पेपर अच्छा था, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी, और उस मेहनत के कारण क्या हुआ, और जो भी बच्चे हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसी महिलाएं थी, मैं अपनी पत्नी की बात करूं, उन्होंने BTC कर रखी है, वो भी पेपर देने के लिए गई थी, वो प्रेग्नेंट थी 8 महीने। और जब दोबारा पेपर हुआ तो डिलीवरी होने के कारण वो पेपर नहीं दे पाई, और 1 साल का हमें अब इंतज़ार करना पड़ेगा। और मैं बात करूं, जो गांव के बच्चे हैं, हमारे यहाँ के बच्चे फ़ौज में जाना चाहते हैं, और लेकिन जब फ़ौज की भर्ती हुई 1.5 साल पहले, उस 1.5 साल पहले जो भर्ती हुई है तो उसका अभी तक पेपर नहीं हुआ है, क्योंकि कोरोना के कारण से डिले करते जा रहे हैं, लगातार डिले करते जा रहे हैं। जब इससे पहले जो सरकार थी तो 6 महीने में 1 बार भर्ती हो जाती थी, साल में 2 बार हो जाती थी। तो साल में जब 2 बार भर्ती हो जाती थी तो बच्चे उत्साहित रहते थे फ़ौज के लिए, और सुबह सुबह रेस लगाते थे, और उस रेस के कारण बच्चे फ़ौज में भी लगते थे। लेकिन अब पिछले 1.5 साल से परीक्षा नहीं हो पाई है फ़ौज की, और जो बच्चे जिन्होंने रेस लगाई है वो भी अपने घर में तैयारी में लगे हुए हैं, और लगातार, और जो बच्चे 1.5 साल से भर्ती नहीं हुआ, ओवरेज होते जा रहे हैं। फ़ौज में लास्ट 21 साल होती है उम्र, 21 साल तक ही जा पाते हैं। आपके लिए आप रह गए थे, आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा ज़्यादा आपको नज़र आता है? इस इलाके में किस तरीके की जो चुनाव विमर्श है वो किस तरीके का आपको दिखता है? ये प्रॉब्लम ये है कि रोज़गार मिलना चाहिए, और जब से बीजेपी आई है तब से रोज़गार जो है नगण्य माना गया है हमारे क्षेत्र में। बच्चों की पढ़ाई है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। स्कूल बंद कर रहे हैं, थोड़ा सा कोरोना होता है पहले स्कूलों को बंद कर देते हैं, उससे बच्चों का भविष्य खराब। जो प्राइवेट टीचर कर्मचारी जितने भी हैं वो बेरोजगार, इसका आर्थिक रूप से बहुत प्रभाव पड़ा है। और हमारा जो नौजवान है यही हमारे देश की धुरी है। जब वो धुरी ही हमारी ख़राब हो जाएगी तो हमारे देश का विकास कहाँ से होगा, जब शिक्षा नहीं मिल पाएगी उनको। हाँ, मेरा नाम गंगालाल मासे जी, गाँव जरेलिया से संबंध रखता हूँ। ये एक तो ये हमारी जो वर्तमान में जो सरकार है, एक तो हिंदूवादी बहुत चिल्लाते हैं। दूसरी गौ माता, इससे पहले जब इन्होंने ये कानून नहीं बनाया था उससे पहले बड़ी आती, वो सीधे कट तो जाती थी एक बार में। अब किसान चौपट कर दिया, सारी फसल खाली। दिन में आदमी वैसे वर्क करता है और रात में आँच जला के अपनी खेतों के मेड़ पर बैठा है, और गायों के कीड़े पड़ रहे हैं, प्यासी मर रही हैं, भूखी मर रही हैं। ये इस सरकार पे कोई व्यवस्था नहीं, बस ये ढोल ढपास ये जुमले करते हैं। धन्यवाद। तो एक चीज़ और मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, जो कृष्ण जन्मभूमि का जो एक ये विवाद लेकर आए, उसके ऊपर एक आंदोलन की भी बात हुई। 6 दिसंबर को बोला गया कि मथुरा कूच करेंगे, फिर 10 दिसंबर की तारीख दी गई, हालांकि वो सफल नहीं हुआ। उसकी कुछ हट है, देहात जो ब्रिज का जो देहात है, गांव देहात में उसकी कोई बातचीत है? इस मथुरा में खासकर स्मार्ट विधानसभा में ये ऐसे मुद्दे कोई भी नहीं है। ये उनके एक गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं लोगों में ध्रुवीकरण करने के, हिंदू मुस्लिम की बात करने के। पहले इनका नारा था कि अभी तो अयोध्या की बात है, फिर काशी की है, मथुरा की है,
तो यहाँ ये अमन चैन की जनता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम बात कोई नहीं है, सभी लोग प्यार से रहते हैं, सभी जातियाँ सभी धर्मों के लोग। तो इनका इस बीजेपी पार्टी का मेन मकसद था कि यहाँ लोगों में एक भय पैदा किया जाए, एक हिंदूवादी चीज़ पैदा की जाए, इनमें विघटन हो, और विघटन होगा तो हमें लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ की जनता शांत प्रिय है, प्यार मोहब्बत को ज़्यादा महत्व देती है। इन चीज़ों का जनता का, और न यहाँ कोई आंदोलन है इस चीज़ का, न इन चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट है आज के चुनाव में। यहाँ का जो असली मुद्दे हैं वो विकास के हैं, बेरोजगारी के हैं, शिक्षा के हैं, और ऐसी चीज़ें हैं जो किसानों के जो मुद्दे हैं। आज सबसे बड़ी हमारे इस क्षेत्र में समस्या है गायों की। ये गौ माता की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन इन्हें किसानों से, बेरोजगारों मतलब युवाओं से, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। आज गाय के लिए इन्होंने कहूँ गौशालाएँ बनवाई। जैसे मेरा गांव सुहागपुर है, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ सरकार ने एक गौशाला बनवाई है, उसमें लगभग 400 गायों की कैपेसिटी ये बताते हैं, लेकिन उन्हें न तो 8 महीने से उसे एक पैसा मिला जो उसके चला रहा है। 30 रुपये पर डे के हिसाब से बताता है, 30 रुपये में गाय को कितना मिल जाएगा। 8 महीने से उसे एक पैसा नहीं मिला है, वो कहाँ से उसकी व्यवस्था करें। तो यहाँ जो इनका ये है केवल राज करना है, न हिंदू खतरे में है, न गाय खतरे में है, न कहीं कोई दंगा है, केवल कुर्सी खतरे में है। इनका जो मेन मकसद है जनता को गुमराह करना, अपने को शासन पर स्थापित रखना। हमारे यहाँ मतलब विकास की जो हमारा जो पीछे वाले जितने हम देखते हैं जो हमारे यहाँ विधायक रहे हैं वो लगातार 8वीं बार विधायक हो चुके हैं, 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भी लोगों के बीच में बस मेरे तेरे की बात रखी है, कुछ छोटे मोटे किसी के काम करा दिए हैं। सड़कों की हम देखें यहाँ इस तक आदमी मोटरसाइकिल से भी नहीं निकल सकता है। 4 पहिए के जो वाहन हैं उन्हें चलाना बड़ा मुश्किल है। जो देहात की सड़कें हैं जो गाँवों से नहीं जुड़ी हैं वहाँ तो मुश्किल जा सकती है गाड़ियाँ, लोग पैदल तक आते हैं। बरसात में यदि कोई बीमार हो जाए रात में तो वहाँ से निकलना मुश्किल है। तो यहाँ विकास नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं है और ये मुद्दाओं को भटका रहे हैं। आज इनकी सरकार यहाँ से यूपी से जाने वाली है और नई सरकार आएगी, नए परिवर्तन निश्चित होना है। एक अभी सरकार की बातचीत आई, विधायक की बातचीत आई, आपकी मांट विधानसभा, इसमें एक कंट्रोवर्सी भी उभर के आई थी कुछ दिन पहले कि गठबंधन का और जो गठबंधन है रालोद का और सपा का, तो उसमें दोनों उम्मीदवार पर्चा भर रहे थे, उसको मीडिया ने भी काफ़ी दिखाया। अब क्या उसके मौके पे क्या हालात है? ऐसा है सर कि दोनों ने पर्चा भरा और योगेश जी का निरस्त हो गया और योगेश जी को अखिलेश और जयंत जी ने वहाँ बुला करके उन्हें समझा दिया, वो मान गए। और अखिलेश जी और जयंत से मिलने के बाद उसमें ऊर्जा भर गई योगेश चौधरी में। योगेश चौधरी और जो हमारे यहाँ सपा के जो संजय लाठर जी हैं प्रत्याशी, उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है और शायद मुझे लगता है कि विजय वो पा लेंगे आपके गठबंधन। जैसे जो बसपा के कैंडिडेट हैं वो भी 8 बार से विधायक, वो भी इतने क्या कहें कमज़ोर नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी भी उस तरीके से प्रयास मार रही है? बीजेपी सर फाइट में नहीं है, कभी नहीं रही न अब के है। हाँ, मुख्य जो संघर्ष है वो श्याम सुंदर शर्मा जी और संजय लाठर जी के बीच ही है। लेकिन मुझे लग रहा है जो मैंने आंकड़े लिए, मैं घुमा भी हूँ किसानों किसी पार्टी से संबंधित है? नहीं, मैं किसानों के बीच में किसान सभा का जिला मंत्री हूँ। अच्छा, हाँ जी, किसान महासभा का। किसान महासभा जी हाँ। और मैंने वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर मैं रहा हूँ, 15 दिन रहा हूँ और मैंने काम किया है किसानों के बीच। किसान महासभा में आप हैं, आप घूमते भी हैं किसानों के बीच, किसानों के बीच में किस किस्म की बातचीत इस चुनाव को लेकर है? यही है कि इस जो मोदी जो सरकार है ये केवल फेंकने वाली सरकार है। इसने जनता के लिए कुछ नहीं कहा, केवल जुमलेबाजी है। 400 रुपये का सिलेंडर आप देखेंगे, महंगाई कितनी बढ़ गई है, 400 का 1000 का कर दिया। एक तरफ 4 महीने से बहका रहे हैं कि 5 किलो हम तुम्हें अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज में हमें खरीदना चाहती है ये सरकार। उसके बाद देखेंगे आप चुनाव बाद वही चीज़ रह जाएंगी। ठीक है, तो ये चुनावी जो मुद्दे हैं इनके, ये बिल्कुल फेल है सरकार, इसलिए जनता इनकी सुनने वाली नहीं है। अब निश्चित तौर पर ये सरकार हारेगी। और जो कोरोना महामारी रही उस पर जो ब्रिज के देहात था, जो इलाका था, उसमें किस किस्म का असर रहा कोरोना महामारी का? कोरोना महामारी का हमारे यहाँ से ऐसा कोई खास असर नहीं पड़ा। देहात अपने जितने भी देहात क्षेत्र में हमारे पारिवारिक
अपने रिश्तेदारियों में ऐसी कोई ऐसी विशेष खबर नहीं आई कि जिससे वहाँ कोरोना की वजह से कहीं ऐसी कोई कैजुअल्टी हो गई हो। और यहाँ एक तो देहात में सभी लोग हष्ट-पुष्ट रहते हैं, आप जो इंटरनल इम्यूनिटी है किसानों के बच्चों की हाई रहती है, इसीलिए कोरोना का यहाँ कोई विशेष असर नहीं हो पाया है। जो काम धंधे थे, रोजगार थे, लिखाई पढ़ाई था, उस पे किस किस्म का असर दिखा? सर ये सबसे पहले तो शिक्षा को वो किया इन्होंने कि जब जनता अशिक्षित होगी तो हमारे अंधभक्त बनेंगे, और यानी शिक्षा बिल्कुल शिक्षा का ढांचा बिल्कुल ख़त्म है। अब देख रहे हैं प्राइवेट स्कूल हैं या जैसे छोटे मोटे स्कूल हैं, सब पहले कोरोना पहले आता है, कोरोना बाद में आता है, पहले स्कूल बंद हो जाते हैं। तो पूरा ढांचा ध्वस्त है शिक्षा का। बच्चे को अब रोज़गार कैसे मांगेंगे बताइए आप, रोज़गार भी ख़त्म है, अब दे नहीं रहे हैं। सारी भर्तियाँ जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं सब में भ्रष्टाचार हुआ है, कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसका पर्चा लीक नहीं हुआ हो। एक जो कोरोना जब महामारी चली तो ऑनलाइन शिक्षा का एक बड़ा मुद्दा उभर के आया और लोगों ने स्मार्टफोन गांव-गांव में भी हमने देखे। क्या आपको लगता है कि जो ऑनलाइन शिक्षा थी और जो गांव में इतने स्मार्टफोन पहुंचे इंटरनेट वाले, जिससे बच्चे पढ़ाई कर पाए, या फिर वो अछूता ही रहा? ऐसा है जी, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से देहात में हो या शहर में हो, यानी कोई भी विद्यार्थी ऑनलाइन की क्लास से नहीं पढ़ पाया। उससे एक उल्टा असर ये गया कि जो बच्चे जिन्होंने कभी भी स्मार्टफोन नहीं देखा था, उन्होंने जो है अभिभावकों से जिद करके कि मेरी पढ़ाई हो रही है, मुझे स्मार्टफोन दिवाओ, तो उन्होंने अभिभावकों ने उन्हें स्मार्टफोन दिवा दिए। और यहाँ तक हुआ कि बच्चों ने पढ़ाई के अलावा उसमें जो उल्टी सीधी चीज़ें आती हैं वो चीज़ें ज़रूर सीख ली। जैसे कि ये पबजी खेल चला है, यानी आज भी जो बच्चे जो कोरोना के बाद यानी पढ़ाई स्कूल 4 महीने खुले और फिर बंद हो गए, तो उन 4 महीनों में स्कूल वालों ने खूब प्रयास कर लिए, लेकिन बच्चों की रुचि पढ़ाई के प्रति क्लास में भी नहीं हुई, ऑनलाइन की तो चलेगा। यानी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से जो है और ज़्यादा यानी एक तरह से उनका माहौल ख़राब हुआ है। ऑनलाइन क्लास का जो है बच्चों पर कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। और जो स्वास्थ्य की जो बात आती है, तो ब्रिज में आप स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनको आप कैसे पाते हैं, और किस किस्म की स्वास्थ्य सेवाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं? यहाँ जो है ब्रज में सरकारी अस्पतालों की बहुत कमी है। यानी हमारे क्षेत्र में जो हमारा विकासखंड नौजील है, यहाँ पर करीब जो है 150 गांवों से ऊपर जो है आते हैं इस विकासखंड में, तो वहाँ पर भी जो है कोई स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। बाजना हमारी नगर पंचायत है, यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन आज तक यहाँ कोई जो है सरकारी डॉक्टर आज तक नहीं है। बिल्डिंग खंडहर पड़ी हुई है। हमारे क्षेत्र में एक मिट्ठोली गांव है, मिट्ठोली गांव में भी स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ कंडे भरे हुए हैं, पशु उसमें बैठते हैं, कोई डॉक्टर कोई कुछ नहीं है वहाँ पर जो है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा जो है पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हमारा ये ब्रज क्षेत्र। एक जो है जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल में इस तरह की मशीनें पड़ी हैं कि वहाँ पर जो है कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है, न कोई एक्सरे की मशीन है, न कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन है। कोई जाता है तो प्राइवेट में करा के लाओ, अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब पड़ी है, एक्सरा मशीन ख़राब पड़ी है। इस तरह का यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, एक ये तो हुई तमाम हमने राजनीतिक बातें करने की कोशिश की। एक तो सामाजिक बात जब आती है तो अलग अलग तरीके के इलाके में संगठन होते हैं, जैसे RSS हो, आर्य समाज हो, कई जगह किसान सभाएं होती हैं, मजदूरों की यूनियनें होती हैं। इस इलाके में आप जो समाज को सेहत देने की जब बात आती है, समाज में जो असर डालें, किस किस्म के संगठन यहाँ पर मौजूद हैं और वो क्या असर डाल पा रहे हैं? अगर आप काफ़ी समय से एक्टिव भी हैं इस इलाके में। वैसे यहाँ आर्य समाज का तो हल्का ही असर रहा, शुरू से कोई विशेष संगठन नहीं है आर्य समाज का। यहाँ जो समय समय पर उभरे किसान संगठन ही नहीं उभरे, चाहे वो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के उसमें था किसान यूनियन, और हमारी जो किसान सभा थी जो CPM का नेतृत्व करती है, CPM नेतृत्व करती है, तो वो किसान सभा थी पहले, और किसान महासभा। एक यहाँ किसान नेता राम बाबू जी हैं, उनका भी किसान संघर्ष समिति के नाम से एक संगठन है, वो भी लगातार सक्रिय रहते हैं यहाँ। और वैसे और इस क्षेत्र में
वैसे आरएसएस का भी कोई वो नहीं है यहाँ। हाँ, कोई वजूद नहीं रहा, ना कोई शाखा आज तक हमने यहाँ देखी, ना कोई लगती है। तो यहाँ वैसे ये क्षेत्र ज़्यादातर खेती किसानी से ही संबंधित रहा है और राजनीतिक चेतना यहाँ बहुत कम है। जैसे जब ब्रिज इलाके की बात आती है तो उसमें कृष्ण का उभार आता है, और कृष्ण के और जो यहाँ की लोक संस्कृति है उसमें भी कृष्ण की झलक दिखाई देती है। कृष्ण के ही गाने, भजन और उस तरीके से कृष्ण के अलावा भी यहाँ पर किस किस्म के लोकगीत गांव देहात में लोग सुनते हैं, और किस किस्म का फिल्में, साहित्य या फिर या ये कहिए कि जो मनोरंजन के साधन है वो किस किस्म के हैं इस इलाके के? देखो, यहाँ जो पहले मथुरा लगभग 2 भागों में बढ़ता है। यहाँ यमुना जी से पल्ला इलाका है, उसमें तो ज़्यादातर कृष्ण का ज़्यादा असर रहा है। जैसे नंदगांव है, बरसाना है, मथुरा है, वृंदावन है, गोवर्धन है। और इस क्षेत्र में विशेषकर वो कम है। हमारे यहाँ मंदिर भी कम है, वैसे कोई वो नहीं है। यहाँ जो पहले देहात का मनोरंजन था वो या तो गाँवों में जो रसिया मंडली थी उस ज़माने में, तो हमारे खेम सिंह नागर थे, उनके जो रसिए थे, और गाँवों में रसिया थे, उनसे वो फाउन के महीना में विशेषकर कर लेते थे। वैसे यहाँ फुवड़ ये होता है, नाच गाना ये कम होता है इस क्षेत्र में, और ये क्षेत्र ज़्यादा वो है, वो नहीं रहा है पहले से विशेषकर। साहित्य, लेखक, कवि इस किस्म के आपके इलाके में कोई आपको ध्यान आते हो? ना, या इलाके में ऐसे कोई नहीं रहे जो विशेष साहित्यकार हों या और विशेषकर वो रहे हों। और यहाँ वैसे हल्का पदे पुस्तकालय भी रहे हैं, पहले से ही रहा है। यहाँ शहीद भगत सिंह अध्ययन केंद्र लोग कम पढ़ते हैं, अब जो है ज़्यादातर उसे भी नहीं पढ़ते हैं। विशेषकर ये कोई वो नहीं रहा है ज़्यादातर, विशेषकर किसान ही यहाँ मेन रहा है। आप नौजवान हैं तो गांव देहात में या फिर इस ब्रिज इलाके में किस किस्म की फिल्में नौजवान देखना पसंद करते हैं, किस किस्म के गाने ज़्यादा चलते हैं? यहाँ पे ज़्यादातर तो सभी देहाती गाने पसंद करते हैं, हरियाणवी गाने, हमारे ब्रज के गाने हैं, ब्रज में जैसे जो भी गाने होते हैं वो सब यहाँ पे पसंद करते हैं। बाकी ये बॉलीवुड और इनमें तो बहुत नंगा नाच होता है, ये तो परिवार के साथ में देखने लायक ही नहीं है। जो भी है बस इन्हीं को देख के आपस में खेल के और मनोरंजन करके यहाँ पे टाइम पास करते हैं। और फिल्म किस किस्म की देखना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? यहाँ पे फिल्म देखने के लिए वैसे तो हम किसान के बच्चे का टाइम ही नहीं है, कभी भी टाइम मिलता है तो साउथ की फिल्में देखना ठीक रहता है। बाकी बॉलीवुड की फिल्में देखना तो अच्छा ही नहीं है, बिल्कुल उनमें नंगापन दिखाई देता है। तो साउथ की फिल्में ज़्यादा यहाँ पर लोग देखते हैं। तो साउथ की फिल्में हिंदी में तर्जुमे होके? हाँ जी, हिंदी में डबिंग करके वो साउथ की फिल्में आती हैं यहाँ पे, उनको देखते हैं। बाकी तो सब देसी उसी तरह से खेलते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो यहाँ पे एक जैसे जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है उसमें एक अपनी फिल्म इंडस्ट्री भी रही थी, अपने कुछ गाने भी, तो वो अभी जिंदा है या फिर अभी उसमें इतनी फिल्में नहीं? नहीं, वो विलुप्त होती जा रही है धीरे धीरे। यहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया गया हमारे पश्चिमी क्षेत्र की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें, और ना ही कोई ऐसी तवज्जो लगाव है उसके प्रति। वो सब विलुप्त होती जा रही हैं। पुरानी जो हमारे यहाँ की ब्रज की रीति रिवाजें हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। आप शायद छूट गए हैं। आप क्या काम करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कर्णपाल है। अच्छा जी, क्या काम करते हैं आप? यहाँ चपरासी को पानी पिला देता हूँ। अच्छा, ये काम करता हूँ। तो इसमें क्या आपको नज़र आ रहा है इस चुनाव में? आपकी क्या उम्मीदें हैं? और आपको ये है कि बेरोजगारी ज़्यादा है, गाय फसलें खा रही हैं। अच्छा। और कोरोना के नाम पर सबसे पहले स्कूल बंद करते हैं, हमारे घाटा हो जाता है। अच्छा, तो कोरोना में आपकी जो रोजगार है उसके ऊपर असर रहता है? हाँ, उसके ऊपर ज़्यादा असर है। बस बालक भूखे मर रहे हैं, खर्चा भी नहीं निकलता है, खर्चा नियुक्त नहीं है, आमदनी है नहीं, फसल भी नहीं ऐसी होती है कि कैसे जो फसल करते हैं वो उसको गाय खाई जाती है। घर देखें कि खेत को देखें कहीं यहाँ में ये और ज़्यादा बोलना नहीं आता है हमें। बेरोजगारी ज़्यादा है। बेरोजगारी ज़्यादा। ये ब्रिज इलाके के लोग थे, ज़्यादातर किसान थे, कुछ युवा थे। तो हमने मोटा जो ब्रिज इलाके में जो राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य है उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।